नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं जन सुराज के यूथ विंग के नए अध्यक्ष कुमार शांतनु। कुमार शांतनु बेहद पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे कि अगर मैं इनकी डिग्रियां गिनाने लगूं तो 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और अब प्रशांत किशोर के यूथ विंग, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, जिसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, जन सुराज के यूथ विंग की पूरी जिम्मेवारी ये उठाएंगे कुमार शांतनु। तो कुमार शांतनु का काम तो बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि यूथ ही किसी पार्टी की रीढ़ होते हैं, बैकबोन होते हैं। तो क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है कुमार शांतनु की, यह हम इनसे समझेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे। तो आपका स्वागत है कुमार शांतनु जी। पहले आप थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बाद हम यह जानेंगे कि युवाओं को जोड़ने के लिए जनसुराज से, जो पहले से ही तेजी से जुड़ रहे हैं, और आप उसमें कैसे जोर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोतागणों को नमस्कार कहता हूं। मैं संक्षेप में अपना परिचय दूं तो मैं ये बात कहता हूं सभी को कि मैं उस युवा वर्ग का परिचायक हूं जो बिहार में साधनों और सुविधाओं के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी करने, अपनी रोज़ी रोटी कमाने घर से बाहर गया था। मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो मतलब आप भी पलायन के शिकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस जनरेशन को बिलोंग करता हूं जो अपनी मजबूरी की वजह से अपने माँ बाप को, अपने घर को, अपने यहाँ के सभी चीज़ों को छोड़कर बाहर गया, चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, चाहे वो रोज़गार के लिए गया हो। मेरी स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर नवोदय विद्यालय से हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से पूरा किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमफिल और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज में कार्यरत हूँ। ये मेरा एक संक्षिप्त शैक्षणिक परिचय है। जहाँ तक मेरे राजनीतिक तो आप नेता बनने के लिए कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब ये जो अब मैं आपको बता दूं कि हर नौकरी में ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, हर प्रोफेशन में ज़्यादा पढ़ा लिखा होना एक काबिलियत होती है, लेकिन बिहार की राजनीति में अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, जितने पढ़े लिखे कुमार शांतनु जी हैं, अगर आता है तो यह भी माना जाता है कि क्या यह व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा है, स्कॉलर है, वो कनेक्ट कर पाएगा आम लोगों से। देखिए, बिहार की राजनीति का एक नया दौर, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और उस चैप्टर का नाम जनसुराज है। जनसुराज उस राजनीति से अपने आप को परे रखता है जहां पर आप कुर्ता के ऊपर गंजी पहनिएगा तो नेता कहलाइएगा। जनसुराज अपने आप को उस राजनीति से परे रखता है जहां पर आप लोगों को जाति में बांटिएगा तो आप नेता कहलाइएगा, जहां पर आप लोगों को सिर्फ शोषण कीजिएगा तो आप नेता कहलाइएगा। जनसुराज एक नई राजनीतिक परिपाटी का आगाज़ है और प्लेटो ने कहा था कि अगर आप खुद राजनीति में नहीं आएंगे तो आप तैयार रहिए कि आपसे इन्फीरियर लोग आपको रूल करेंगे। नहीं तो यही संकट है। मेरा जो इशारा था कि आप तो बात करेंगे प्लेटो की, आप बात करेंगे सोक्राट की, आप यहाँ जो बात होगी खेत खलिहानों की बात होगी बिहार में, यहाँ बात होगी कि खेत में पानी आया कि नहीं आया, यहाँ बात होगी कि जो है नौकरी मिली कि नहीं मिली, मनरेगा का पैसा कौन मार लिया। तो ये बिहार के युवाओं का जो संकट है, बिहार के युवाओं का जो मुद्दा है, उससे कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए, और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि आपसे पहले जो थे आनंद मिश्रा, वो भी पूर्व आईपीएस और आप डीयू के प्रोफेसर। तो प्रशांत किशोर की पार्टी में, जन सुराज में इतने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं कि यही खतरा हो जा रहा है कि जो आम लोग हैं उनसे कितना कनेक्ट होंगे। देखिए, ये एक परिपाटी है आजकल सभी राजनीतिक पार्टियों में कि वो आएंगे, जनता के मुद्दों को बताएंगे, जनता को झूठे वादे करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई पॉलिसी मेकिंग एबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीति और उसके ऊपर अपनी रोटी सेकेंगे। जनसुराज में जब सही लोग सही सोच के साथ एक सामूहिक प्रयास करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, उन मुद्दों को हम कैसे ओवरकम करेंगे
उसका एक रोड मैप भी है। तो आप जब तक एक अच्छे शिक्षित बैकग्राउंड से नहीं आएंगे, अगर आपके पास एक अनुभव हो किसी टेक्निकल एजुकेशन का, तभी जाके आप मुद्दों का सॉल्यूशन निकालेंगे। आप मुद्दे बनाएंगे और हर समय जब भी राजनीति होगी, जब भी चुनाव आएगा, तो आप उन मुद्दों के साथ चुनाव तो जीतेंगे, पर उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। शांतनु जी, ठीक बात है, आप सॉल्यूशन देंगे, आपकी जो विद्वता है वो काम आएगी बिहार के युवाओं की। लेकिन आपसे पहले जो अध्यक्ष थे आनंद मिश्रा, उन्होंने क्या कहकर अपने पद से इस्तीफा दिया? उन्होंने कहा कि मैं हाथी का दांत नहीं बन सकता, मैं पद पर हूँ, यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ, यूथ विंग की कमान है मेरे पास, लेकिन मेरे पास फैसले लेने की शक्ति ही नहीं है, फैसले कोई और ले रहा है। सीधे सीधे उनका आरोप, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया जाते जाते प्रशांत किशोर पर डिक्टेटर होने का, कि आप प्रशांत किशोर सारे फैसले लेते हैं और यूथ विंग के अध्यक्ष के पास फैसले लेने की शक्ति ही नहीं थी। तो आप क्या करेंगे अगर आपको भी प्रशांत किशोर शक्ति नहीं देंगे, जैसा आनंद मिश्रा को नहीं दिए थे शक्ति, तो आप क्या करेंगे? दीपक जी, सवाल अच्छा है आपका। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जन स्वराज में ये मेरी पहली जिम्मेदारी नहीं है। मैं पिछले 8 महीनों से जन स्वराज पार्टी का कोर कमेटी का मेंबर रहा हूं और जन स्वराज के प्रदेश सचिव के रूप में भी मैंने संगठन में काम किया है। अपने संगठन के दायित्व में जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको मैंने पूरा किया है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने की स्वतंत्रता मुझे इस पार्टी में मिली है। तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई एक डिक्टेट को फॉलो करने की बात आ रही हो। आनंद मिश्रा जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं इस बयान से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूँ। तो आपको लगता है कि आपको पूरी स्वतंत्रता यूथ विंग को संभालने में मिलेगी? क्योंकि देखिए, उन्होंने तो जाते जाते कह दिया कि डिक्टेटर हैं प्रशांत किशोर, कोई किसी को पावर ही नहीं देते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि ये व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है, व्यक्तिगत उनकी सोच हो सकती है। पार्टी में जब आप एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के साथ आगे आते हैं तो उसका खुल के स्वागत होता है। आप ऐसे ही आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल जाती है। मैंने अपनी काबिलियत को संगठन के बाकी जिम्मेदारी में रहते हुए पूरा किया है और मुझे अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी या इस तरह की बात जहां पर मुझे एक डिक्टेटरशिप का मतलब प्रशांत किशोर डिक्टेटर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट प्रशांत किशोर तो वो प्रणेता हैं जो अपने से भी ज़्यादा काबिल लोगों को इस पार्टी में लेकर आ रहे हैं। अगर कोई डिक्टेटर हो तो वो हमेशा अपने से इन्फीरियर लोगों को अपने साथ लाके और उनके साथ अपनी बातों को मनवाने के लिए लोगों को लेके आता है। पर आप अगर देखें तो चाहे वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय हों, चाहे बाकी नेता हों, तो आप देखेंगे कि अच्छे बैकग्राउंड से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो एकेडमिशियंस हों, वो सब एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। और कई बार प्रशांत ये खुद कहते हैं कि ये जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो प्रशांत से भी बेहतर हैं काबिलियत में। तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि कोई डिक्टेटरशिप इस पूरे पार्टी में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने जब बात करते थे हम लोग आनंद मिश्रा से, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने रोड मैप बना रखा था कि कैसे जन स्वराज को आगे ले जाना है। अब उनका रोड मैप तो अधूरा रह गया, वे तो चले गए। अब उन्होंने पूरे बिहार में जाने की योजना बनाई थी, बाइक रैली कई बार निकाली थी, बाइक से घूमे थे। आप क्या करेंगे? आप भी बाइक चलाएंगे या आपके पास कुछ और योजना है? देखिए, मेरे पास तकरीबन 22 साल का अनुभव है बतौर शिक्षक और मैं युवाओं से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। युवाओं की एस्पिरेशंस, युवाओं की आकांक्षाएं और उनके ड्रीम्स मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं। बिहार में 13 करोड़ की आबादी है और उसमें 15 से 45 साल के जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 40% है। तो एक बहुत बड़ा चंक है युवाओं का। और आप किसी एक फॉर्मूले से इस 40% युवा के समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते। आपको एक मल्टीपल अप्रोच लेना पड़ेगा। युवाओं के लिए सिर्फ शिक्षा से बात नहीं बनेगी। यही तो सवाल है ना कि आप जो 4-5 करोड़ लोग हैं, 4-5 करोड़ युवा हैं, उनका नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो उनको नेतृत्व कैसे देंगे? क्या रोड मैप है? आप कैसे उन तक पहुँचेंगे? जी, जो मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है वो ये है कि युवाओं को
जन सुराज से जोड़ना और युवाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनकी भागीदारी देना और सुनिश्चित करना। क्योंकि जब युवाओं की भागीदारी नहीं होगी तो युवाओं की बात कौन करेगा। जब तक युवा खुद आगे आके अपनी समस्याओं को अपने लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक हम उनके लिए कितना लड़ाई करेंगे। और ये जो जिम्मेदारी है कि युवाओं को साथ में लेके आना और उनको सामने लेके आना, उनको लीडर्स बनाना। आपकी जो जिम्मेवारी है वो कितनी बड़ी है और आपके प्रतिद्वंदी जो हैं वो कितने मजबूत हैं, इसके कुछ उदाहरण मैं देता हूँ। आपके प्रतिद्वंदी होंगे कन्हैया कुमार, जो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। कन्हैया कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं उस हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचता हूँ जो बिहार के विकास के लिए अपना कोई कदम उठा रहा है। तो कन्हैया कुमार जी चाहे किसी और पार्टी से हैं, वो अपने बूते पे, अपने रोल में, अपने दायरे में युवाओं की बात करते हैं, तो ये अच्छी बात है। भलाई चाहे जिससे भी हो, अगर युवा की भलाई हो रही है तो मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपत्ति तब होती है जब आप युवाओं को झूठे वादों के साथ गुमराह करते हैं, जब आप युवाओं को जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, जब आप युवाओं को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, जब आप युवाओं की शिक्षा को पूरा करने में फेल हो जाते हैं, जब आप युवाओं को रोजगार के लायक बनाने में फेल हो जाते हैं। आपका मुकाबला और भी है, सिर्फ कन्हैया कुमार से प्रतिद्वंदिता नहीं होगी। जब आप यूथ विंग जनसुराज का संभालेंगे तो तेजस्वी यादव युवा, चिराग पासवान युवा, इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी का तो अभी आधे घंटे पहले एक ट्वीट आया है, अभी शायद वो तेज प्रताप का, हाँ, तेज प्रताप जी का, माफ़ कीजिएगा, तेज प्रताप जी का अभी एक ट्वीट आया है। वो शायद अभी किसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, जो यूथ आइकन बन रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हों या तेज प्रताप हों, उनके पास युवाओं को देने के लिए कोई रोड मैप तो नहीं है। आज तक उन्होंने युवाओं के लिए कोई रोड मैप, कोई फ्रेम तैयार नहीं किया। ये नहीं बताया कि वो युवाओं की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, युवाओं की शिक्षा को तो आपने अभी पोस्ट का जिक्र किया, तेज प्रताप यादव के पोस्ट का जिक्र किया, जो लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई व्यक्ति अगर अपने रिलेशनशिप को, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और कोई व्यक्ति अगर अपने रिलेशनशिप को जाहिर करता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और मैं 12 साल से रिलेशनशिप में हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ इतनी है कि तेज प्रताप जी विवाहित भी थे। अगर वो 12 साल से किसी रिलेशनशिप में हैं और साथ में वो विवाहित भी हैं, तो ये उनके चरित्र के बारे में भी कुछ बयान करता होगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, मैं किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ युवाओं के लिए रोड मैप की। ये जो यूथ आइकन बन के बैठे हैं, उनके पास युवाओं की शिक्षा के लिए क्या रोड मैप है? जो आज बिहार, मुझे अभी भी याद है 30 साल पहले मैं यहाँ पर अच्छे कॉलेज के अभाव में यहाँ से बाहर गया। आज आप आके देखिए तो आज भी आपका जो एकेडमिक सेशन है वो अभी भी 1 साल 1.5 साल लेट चल रहा है कॉलेजेस में। तो आपने क्या बदला? और इसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर क्यों ना दी जाए? बिहार अगर शिक्षा में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से आरजेडी को उठानी होगी, निश्चित रूप से जदयू को उठानी होगी, क्योंकि अभी सरकार में वो हैं, उससे पहले आरजेडी थे। हम एक जंगल राज से बाहर निकल के आए तो सही, कुछ समय हमें लगा कि हमारा विकास चल रहा है, लेकिन फिर हम अफसरशाही में घुस गए और आज मैं कहता हूं कि अफसर राज चल रहा है और बिहार का जो विकास का गति है वो बिल्कुल जगथक पड़ा हुआ है। तो आप जिस यूथ आइकन की बात कर रहे हैं, उनके पास देने को क्या है? देने के लिए सिर्फ उनके पास ये है कि आपको जातियों में बांटेंगे, आपको धर्म में बांटेंगे, आपको बोलेंगे कि हम आपको नौकरियां दे देंगे। आप ये बताइए कि 1947 से लेके आज तक जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, अगर आप देखेंगे तो बिहार के पॉपुलेशन का मात्र 2% है वो सरकारी नौकरियां। तो आपको लगता है कि युवाओं की परेशानी को सिर्फ उस 2% जो नौकरी है उसको देकर, सरकारी नौकरी देकर आप पूरा कर पाएंगे? सरकारी नौकरी में भी आप आरक्षण के नाम पे बांटना चाहते हैं। अभी राहुल गांधी जी का दौरा हुआ, अभी चुनावी साल है, उसमें 4 दौरे उन्होंने कर दिए और उसमें आकर वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण को लागू करेंगे, 50% से आगे लेके जाएंगे। आरक्षण जो है वो समाधान नहीं हो सकता है, वो एक टूल है,
वो एक रास्ता है जिससे आप सामाजिक समरसता को पाते हैं। लेकिन अगर आप समाज में जातिगत उन्माद पैदा करके आप समाज को बांटेंगे, युवाओं को बांटेंगे, तो इससे युवा का भला नहीं होने वाला। देखिए, आप मुजफ्फरपुर से आते हैं, कल आप किसी कार्यक्रम में जाएंगे, आपके पास बड़ा पद है, यूथ विंग के अध्यक्ष हैं आप यूथ विंग के प्रमुख हैं जनसुराज के, तो यह हो सकता है कि जब आप मुजफ्फरपुर जाएं, जब आप भागलपुर जाएं, तो आपकी जाति का कोई व्यक्ति आकर आपसे बात करे और अपना परिचय दे कि मैं आपकी जाति से आता हूं। इसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जाति तो हमारी पहचान है और बिहार में जातिगत पहचान में कोई बुराई नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ अगर 100 युवा आते हैं और मैं उनको बांट दूं कि इनमें से अगड़े कौन है और पिछड़े कौन है, ये गलत है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं पिछड़ों को ज़्यादा तवज्जो दूंगा, अगड़ों को कम तवज्जो दूंगा, ये गलत है। ये भी गलत है कि मैं उनको सिर्फ ये बताऊं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, पर मैं उनको वो शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा हूं जिससे वो एम्प्लॉयबल बन पाए। मैं उनको वो शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा हूं जिससे वो अपने लिए कोई रोजगार बना सके। ये गलत है। कहा जा रहा है ना शांतनु जी कि प्रशांत किशोर जी ने एक अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले व्यक्ति को यूथ विंग की कमान इसलिए सौंपी है ताकि वो मैसेज दे सकें कि देखिए, हमारी पार्टी में सिर्फ सवर्ण जाति के लोग बड़े पदों पर नहीं बैठे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह हैं, सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, इसलिए यूथ विंग की कमान दी गई है एक अति पिछड़े को, आपको दी गई है जो आप अति पिछड़े समाज से आते हैं। देखिए दीपक जी, आप समाज को जिन भी वर्गों में बांटिए, हर वर्ग में काबिल व्यक्तियों की कमी नहीं है। ये बात जनसुराज हमेशा से कहता आया है। जनसुराज का मानना है कि हर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए, पर इसलिए नहीं क्योंकि वो उस वर्ग से बिलोंग करता है, इसलिए क्योंकि वो उस वर्ग में सबसे काबिल व्यक्ति है। उस काबिलियत की वजह से उसका चुनाव होना चाहिए और उस काबिलियत के बाद आपको वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। तो आप अपने समुदाय, अपने समाज, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटों की मांग करते हैं पार्टी में? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। आरक्षण एक रास्ता है सामाजिक समता को बनाने के लिए, लेकिन आप आरक्षण से ही सारे समाज की समस्याओं को दूर कर लेंगे, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। आप आरक्षण से शिक्षा की जो दुर्व्यवस्था है, आप उसको तो नहीं बदल सकते हैं। आप आरक्षण देके जो कृषि में बिहार पिछड़ा राज्य बन गया है, उसको तो नहीं बदल सकते। प्रशांत किशोर ने तो कहा कि हम 70 सीटें देंगे अति पिछड़ा को। 70 सीटों पर जो हमारा उम्मीदवार होगा, प्रत्याशी होगा, वो अति पिछड़ा होगा। देखिए, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उतनी उसकी भागीदारी हो, लेकिन इस भागीदारी का जो बेसिस है वो सिर्फ जाति नहीं हो सकता। वो समाज से जो आपके टैलेंटेड लोग हैं, जो जहाँ पे काबिलियत है, उस काबिलियत को हम वहाँ से लेके आएंगे और फिर उनको जगह देंगे। इस बात की जो कवायद है वो जनसुराज करता है। सिर्फ जातिगत बेसिस हमारे भागीदारी का नहीं है। तो जनसुराज यूथ विंग के जो अध्यक्ष हैं, जनसुराज यूथ विंग के जो प्रमुख हैं, वो बिहार के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे पहला मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी भागीदारी बिहार की राजनीति में सुनिश्चित कीजिए और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। आज के समय राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप झंडा उठाएंगे और सड़कों पे उतर जाएंगे। राजनीति का मतलब ये है कि आप अपने सामाजिक राइट्स के लिए जागृत हों। आपको अपने जो सोशल राइट्स हैं, जो आपके पर्सनल राइट्स हैं, उसके लिए आपको सजग होना होगा, उसके लिए अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जनसुराज वो प्लेटफॉर्म है जो आपको वो जगह दे सकता है। जनसुराज वो जगह है जहाँ पर हम युवाओं को उनकी राजनीतिक भागीदारी में, उनकी हिस्सेदारी में हम प्रमोट करना चाहते हैं। आप आइए और जनसुराज से जुड़िए भी। तो जनसुराज के यूथ विंग के प्रमुख को आपने सुना। इन्होंने कहा है कि हम सिर्फ आबादी के आधार पर हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, हम यह देखेंगे कि हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा। हम पूरे युवाओं की बात करेंगे, हम हर समाज, हर तबके की बात करेंगे। हम अमुक जाति, फला जाति की बात नहीं करेंगे, हम पूरे बिहार के विकास की बात करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।